दोस्तों, आपने अभी तक बहुत सारे सीरियल किलर की कहानी सुनी होगी जिन्होंने कई लोगों की बेरहमी से हत्याएं की होंगी। लेकिन आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो एक ऐसे सिरफिरे सीरियल किलर की कहानी है जिसे औरतों की दर्द और तड़प की चीख पुकार सुनने का ऐसा नशा लगा कि उसने करीब 6 साल में 1 या 2 नहीं बल्कि 200 से ज्यादा महिलाओं का रेप और कत्ल किया। इन सभी महिलाओं की उम्र करीब 18 से 50 साल के बीच की थी। ये हत्याएं उसने हथौड़ों, पेचकस और अपने दांतों की मदद से की थी। इसके कत्ल करने का तरीका इतना खतरनाक था कि जिसे सुनकर इस केस की सुनवाई कर रहे जज ने उसे वेयरवुल्फ यानी कि मानव भेड़िया तक कह दिया था। तो दोस्तों, क्या है इस खूंखार सीरियल किलर की कहानी और आखिर क्यों ये सिर्फ लड़कियों का ही शिकार करता था? चलिए जानते हैं। पर उससे पहले अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ते हैं। ये कहानी है मिखाइल पोपकोव की। मिखाइल का जन्म 7 मार्च 1964 को रूस के अंगास्क में हुआ था। मिखाइल के जन्म के बाद उसके माता पिता जॉब की वजह से अंगास्क से नोरिलिस्क शिफ्ट हो गए, पर मिखाइल को वहीं अंगास्क में उसके दादा दादी के पास छोड़ दिया। कुछ सालों बाद जब उसके माता पिता नोरिलिस्क में सेटल हो गए तब उन्होंने मिखाइल को भी अपने पास बुला लिया। मिखाइल जब अपने माता पिता के घर आता है तब उसे पहली बार पता चलता है कि उसकी एक छोटी बहन भी है। मिखाइल से उसकी बहन बहुत छोटी थी, जिसकी वजह से उसकी माँ उसकी छोटी बहन को बहुत लाड प्यार करती थी और ये बात मिखाइल को जरा भी पसंद नहीं आती थी। कई बार खेलकूद में जब उसकी बहन को चोट लग जाती थी तब उसकी माँ उसे बहुत डांटती और मारती थी, जिसकी वजह से मिखाइल के अंदर अपनी माँ और अपनी बहन के लिए गुस्सा पनपने लगा। खैर, जब मिखाइल बड़ा हुआ तो उसने अपनी ग्रेजुएशन के बाद मैकेनिक बनने के लिए एक टेक्निकल स्कूल ज्वाइन किया। इसके बाद वो रसिया मिलिट्री में ज्वाइन हो गया। इसी दौरान मिखाइल की शादी एलेना नाम की एक लड़की से हुई। शादी के कुछ साल बाद तक इनके बीच सब कुछ ठीक चल रहा था। इसी दौरान मिखाइल को एक बेटी भी हुई जिसका नाम उसने कैटरीना रखा। मिखाइल की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर एक दिन अचानक मिखाइल ने आर्मी की नौकरी से रिटायरमेंट ले लिया और फिर रिटायरमेंट लेने के बाद वो अपने पिता के साथ एक ग्रेवयार्ड में काम करने लगा जहां लाशों को दफनाया जाता था। पर इन छोटे मोटे कामों से मिखाइल फैमिली की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा था। 1987 में मिखाइल अपने एक दोस्त से मिला। मिखाइल का वो दोस्त उस समय पुलिस विभाग में नौकरी करता था। मिखाइल की माली हालत देखकर उसके दोस्त को उस पर दया आ गई और उसने अपने सोर्स से मिखाइल की नौकरी पुलिस विभाग में लगवा दी। पुलिस की नौकरी में मिखाइल अक्सर रात रात भर घर से बाहर रहने लगा और फिर इसी बीच मिखाइल की बीवी एलेना का किसी और से चक्कर चलने लगा। जब ये बात मिखाइल को पता चली तो वो अंदर से टूट गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके पीठ पीछे उसकी बीवी उसे धोखा दे रही है। पर यह बात मिखाइल ने अपनी बीवी से कभी नहीं पूछी क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी फैमिली इस वजह से टूट जाए। ये बात मिखाइल को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी और वो इस बात को किसी से कह भी नहीं पा रहा था। इधर उसकी बीवी को लगा कि मिखाइल को उसके अफेयर के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए वो और बेधड़क अपने प्रेमी से मिलने लगी। धीरे धीरे मिखाइल के दिल में अपनी बीवी के प्रति इतनी नफरत भर गई कि उसे दुनिया की सारी औरतें गलत ही लगने लगी। और फिर शुरू होता है मिखाइल का खूनी खेल। साल 1992 जब मिखाइल ने अपना पहला शिकार किया। उस साल अपनी ड्यूटी के दौरान रात में मिखाइल एक बार के पास खड़ा था। उस बार में से एक महिला काफी नशे में बाहर निकली। वो इतने नशे में थी कि वो चल भी नहीं पा रही थी। मिखाइल मदद करने के लिए उस महिला के पास जाता है। मिखाइल उस महिला से बोलता है कि वो उसे उसके घर तक छोड़ देगा। मिखाइल पुलिस की वर्दी में था तो वो महिला भी मिखाइल की बात आसानी से मान जाती है। मिखाइल उस महिला को अपनी गाड़ी में बिठाकर जब उसके घर ड्रॉप करने जा रहा था तभी रास्ते में बातचीत के दौरान मिखाइल उस महिला से पूछता है कि क्या तुम अपने घर जाना चाहती हो या फिर थोड़ी देर और पार्टी करना चाहोगी मेरे साथ। वो महिला पहले से ही पार्टी के मूड में थी तो मिखाइल के पूछने पर वो तुरंत उसके साथ पार्टी करने के लिए रेडी हो जाती है। तब मिखाइल को लगता है कि ये औरत भी बिल्कुल उसकी वाइफ की ही तरह अपने पति को धोखा देती है। इसके बाद मिखाइल उस औरत को एक सुनसान जगह पे ले जाता है और उसके अंदर जो अपनी बीवी के लिए गुस्सा और नफरत थी वो सारा गुस्सा इस महिला पर निकालता है। पहले वो उस महिला के साथ जबरदस्ती रेप करता है और फिर एक स्क्रू ड्राइवर से उसे गोद गोद कर मार डालता है। उस महिला की तड़प और चीख पुकार सुनकर मिखाइल को बहुत अच्छा लगता है और फिर इसके बाद ये एक सिलसिला सा बन जाता है। मिखाइल अब अक्सर अपनी नाइट ड्यूटी के दौरान ऐसा करने लगता है। वो हमेशा किसी न किसी बार के सामने खड़ा रहता और जब कोई महिला अकेली बार से निकलती तो उसे उसके घर ड्रॉप करने के बहाने अपनी गाड़ी में बिठा लेता।
और फिर बातों ही बातों में ये सवाल पूछता कि क्या उसे और पार्टी करनी है या अपने घर जाना है। जो भी महिला अपने घर जाने का ऑप्शन चूज करती उन्हें बाइज्जत घर तक ड्रॉप कर देता था, और जो भी मिखाइल के साथ पार्टी करने के लिए रेडी हो जाती उनके साथ पहले वो रेप करता और फिर उन्हें जान से मार देता। मारने के बाद वो लाश को पास के जंगलों में फेंक देता था और फिर थोड़ी देर बाद खुद ही उस लाश की सूचना पुलिस स्टेशन को देता था और फिर उस केस की छानबीन में जुट जाता था, जिसकी वजह से वो कभी पकड़ा नहीं गया। 1992 से लेकर 1998 तक उसने ऐसे ही करीब 84 लड़कियों और औरतों को मारा। दोस्तों, कुछ रिपोर्ट्स की माने तो उसने कुल 200 से ज्यादा लड़कियों और औरतों को अपना शिकार बनाया था, पर उसने कोर्ट में सिर्फ 84 कत्ल के बारे में बताया और बाकी का उसे याद नहीं। तो अब दोस्तों, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जब ये खुद ही इन सारे केसेस के इन्वेस्टिगेशन में मौजूद था तो आखिर ये पकड़ा कैसे गया। तो हुआ यूं कि 1998 में इसने पुलिस की जॉब छोड़ दी और एक प्राइवेट कंपनी के लिए सिक्योरिटी गार्ड का काम करने लगा, और इस समय तक उसने लड़कियों और औरतों का शिकार करना बंद कर दिया था। पर इस केस से जुड़ी फाइलें अभी बंद नहीं हुई थी। साल 2012 में एक पुलिस ऑफिसर फिर से इस पुराने केस पर काम करना शुरू करता है। क्राइम सीन से मिले सबूतों को देखने के दौरान उसकी नज़र एक कार के पहियों के निशान पर जा टिकी। जिस कार के पहिए के निशान थे वो ज्यादातर वहाँ की पुलिस यूज करती थी। फिर इस पुलिस ऑफिसर ने इस केस से जुड़े सभी पुलिस ऑफिसर से पूछताछ करना शुरू किया। इसी पूछताछ के दौरान उसने मिखाइल से भी पूछताछ की और उसका डीएनए टेस्ट करवाया, और मिखाइल का डीएनए टेस्ट लाश के पास से मिले कुछ सबूतों से मैच कर गया, जिसके बाद मिखाइल ने कोर्ट में अपना गुनाह कबूल कर लिया और उसने ये कोर्ट में बोला भी कि ये सब उसने अपनी बीवी के अफेयर की वजह से किया। और फिर जनवरी 2015 को उसे 22 लड़कियों के कत्ल के लिए उम्र कैद की सजा मिलती है। इसके कुछ साल बाद मिखाइल इस केस से जुड़े पुलिस ऑफिसर को 62 और लड़कियों के कत्ल के बारे में बताता है। मिखाइल वो जगह भी दिखाता है जहां उसने इन सबको मारा था। दोस्तों, इस केस से जुड़ी सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि कुछ लड़कियों के जिस्म को उसने अपने दांतों से नोचा था और कुछ के सीने को चीरकर उसका दिल भी निकाल लिया था। इसीलिए इस सीरियल किलर को इस केस की सुनवाई कर रहे जज ने वेयरवुल्फ यानी कि मानव भेड़िया का नाम दिया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका हर एक लाइक इस वीडियो पे की गई हमारी मेहनत को सफल बनाता है। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी महिला के कत्ल की है जिसने खुद को बचाने के लिए कोर्ट से लेकर पुलिस तक से मदद की गुहार लगाई, पर उस महिला की गुहार पर ना तो कोर्ट ने ज्यादा तवज्जो दी और ना ही पुलिस ने उस महिला की गुहार को सीरियसली लिया। और उसके बाद जिस तरह से कातिल ने 300 लोगों के सामने इस महिला का कत्ल किया, उसे देखकर उस पार्टी में मौजूद सभी लोगों की रूह तक कांप गई। जी हाँ दोस्तों, कातिल ने जिस तरह इस महिला का कत्ल किया, इसे जानकर आपका भी दिल दहल जाएगा। यहाँ तक कि आपको ये जानकर और आश्चर्य होगा कि इस महिला का कत्ल करने के बाद कातिल उस पार्टी से भागा भी नहीं, बल्कि उस महिला की लाश के पास बैठकर अपने चश्मे पर लगे खून के धब्बों को इत्मीनान से पोंछ रहा था। अब दोस्तों, आप सबके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये कातिल कौन था और उस महिला को सरेआम सबके सामने मारना क्यों चाहता था, और आखिर में उस महिला और कातिल के बीच का रिश्ता क्या था। दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब आगे की कहानी में आपको पता चलेंगे, पर उससे पहले अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरीज सुनना पसंद है तो हमारे क्राइम एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है एक व्यक्ति से जिसका नाम है जियाउल्लाह इब्राहिम ज़दे। 80 के दशक में जब जियाउल्लाह करीब 24 साल का था, तब वो पाकिस्तान से ईरान लॉ की पढ़ाई के लिए आता है और यहीं कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो कि उससे 10 साल बड़ी थी और उसका नाम था ज़हरा। ज़हरा को देखते ही जियाउल्लाह को उससे पहली नज़र में प्यार हो जाता है, जिसके बाद 1985 आते आते वो दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। इस शादी के सिर्फ 2 साल बाद इनको पहली लड़की होती है जिसका नाम अतीना रखा गया, और इसके बाद इनका एक लड़का होता है जिसका नाम अरमान रखा जाता है। 1997 तक आते आते ये पूरा परिवार अफगानिस्तान से निकलकर ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में शिफ्ट हो जाता है और यहीं एडिलेड में रहते हुए ज़हरा ने एक और छोटी सी बच्ची को जन्म दिया जिसका नाम अनीता रखा गया।
अब जहाँ पर ये परिवार ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट हुआ था, वहाँ के आसपास के लोग इन्हें बहुत ही इज्जत की नज़र से देखते थे, क्योंकि ये जो ज़ाहिरा थी वो अपने घर में एक हाउसवाइफ की तरह रहा करती थी और अपने बच्चों की अच्छी देखभाल कर रही थी। जबकि जियाउल्लाह ईरान और अफगानिस्तान दोनों से ही लॉ की डिग्री पास करके ऑस्ट्रेलिया पहुंचा था और यहाँ वो अब एक जाना माना वकील बन चुका था, जिसकी वजह से उसकी अपनी कम्युनिटी में बहुत रिस्पेक्ट थी। लेकिन ये सिर्फ एक मुखौटा था इस परिवार का, क्योंकि ये जो वकील जियाउल्लाह था, इस घर का सारा करता धरता, इस घर का मुखिया, वो घर के बाहर तो बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल था, लेकिन घर के अंदर इसकी सच्चाई वही जानते थे जो इस घर में रहा करते थे, यानी कि इसकी बीवी और इसके तीनों बच्चे। असल में उसके बच्चों ने एक इंटरव्यू में बताया कि पिता का प्यार क्या होता है वो तो हमने कभी देखा ही नहीं अपनी जिंदगी में। हमें तो हमारे पिता हमेशा ही जान से मारने की धमकियां देते रहते थे। अपने पति से अपने बच्चों को बचाने के लिए ज़हरा हमेशा घर पर ही रहा करती थी और वो हमेशा अपने बच्चों का ध्यान रखती थी, पर उनके हालात दिन पे दिन बिगड़ते ही चले जा रहे थे। और फिर उनकी जिंदगी में एक दिन ऐसा आता है जब उनके पिता उनकी माँ को इतना मारते हैं कि उनकी माँ बेहोश होकर फर्श पर गिर जाती हैं। लेकिन वो इंसान तब भी नहीं रुका और अपनी लातों से उसे मार मार के खुश होता रहा। धीरे धीरे जहाँ एक तरफ बच्चे बड़े हो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ जियाउल्लाह का गुस्सा और बढ़ता चला जा रहा था। बच्चों से अपने पिता की ये बर्बरता बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो रोज रोज अपनी माँ को अपने पिता से इस कदर मार खाता हुआ देखकर बेचैन हो जाते थे। वो अपनी माँ को उस जल्लाद से किसी भी कीमत पे बचाना चाहते थे। असल में दोस्तों, फरवरी 2009 में एक दिन जियाउल्लाह अपनी बीवी से इतना नाराज हो गया कि उसे मारते मारते गुस्से में उसके गले पे चाकू तान देता है। और इससे पहले वो कोई और हरकत करता तभी उसका बेटा, जो अब 20 साल का हो चुका था, वो बीच में आ जाता है और अपने पिता को धक्का देकर जमीन पे गिरा देता है और फिर उनसे कहता है कि हम सब आपको अब और नहीं झेल सकते। हम लोग आपको, आपके इस घर को और इस शहर को छोड़कर चले जाएंगे और दूर कहीं एक ऐसे शहर में अपना घर बनाएंगे जहां आपकी परछाई तक भी ना पड़े। बेटे की इस बात पे जियाउल्लाह और ज्यादा भड़क जाता है और बोलता है कि अगर तुम लोगों ने इस घर को छोड़कर जाने की बात सोची भी तो इसी घर में तुम सबको बंद करके आग लगा दूंगा। जियाउल्लाह की इस धमकी से ज़हरा डर जाती है और जियाउल्लाह के पागलपन को देखते हुए उसे लगता है कि जियाउल्लाह किसी दिन उसके किसी बच्चे को सच में न मार दे। और फिर अगले ही दिन ज़हरा अपने तीनों बच्चों के साथ उस घर को छोड़कर वहाँ से फ्लाइट पकड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो गई। जब ज़हरा अपने बच्चों के साथ दूसरी जगह शिफ्ट हुई तो उसे दो बातें अच्छी तरह से पता थी। पहली कि उसके पास पैसे आने का कोई साधन नहीं था और दूसरा कि उसका पति इतनी आसानी से उन लोगों का पीछा नहीं छोड़ने वाला। ये बात भी कंफर्म थी कि वो इसका बदला जरूर लेगा। और उसी दिन ज़हरा के भाई ने फोन करके उसको बताया कि मेरे पास जीजू यानी जियाउल्लाह का फोन आया था और वो मुझे गालियां दे रहा था और कह रहा था जैसे तुम्हारी बहन मेरे बच्चों को लेकर भागी है मुझसे दूर, मेरी बेइज्जती करी है उसने मेरे समाज में, अब मैं ऐसे ही उसे नहीं जाने दूंगा, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। इसके बाद ज़हरा ने सोचा कि क्यों ना वो ऑस्ट्रेलिया से ही बाहर निकलकर वापस अपने देश ईरान चली जाए, लेकिन वह अभी भी ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि उसकी सबसे छोटी बेटी अनीता अभी एक माइनर थी और अभी वो ऑस्ट्रेलिया नहीं छोड़ सकती थी। जिसके बाद इस परिवार ने एक वकील को हायर किया और पूछा कि क्या उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन वगैरह मिल सकता है और फिर उन्होंने प्रोटेक्शन के लिए अप्लाई कर दिया। ज़हरा ने कोर्ट में बताया कि मेरा पति मुझे जान से मारने की फिराक में रहता है, वो कभी भी मुझे या मेरे बच्चों को मार सकता है, इसलिए मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। अब यहाँ उसे प्रोटेक्शन मिलने ही वाला था कि तभी ज़हरा ने अचानक से डाइवोर्स का केस भी फाइल कर दिया। उसने कहा कि मुझे जल्द से जल्द अपनी फ्रीडम चाहिए, मेरी आज़ादी मुझे चाहिए जो मुझे बहुत टाइम से नहीं मिली है और मुझे अब इस इंसान के साथ एक मिनट भी नहीं बिताना। ज़हरा ने डाइवोर्स तो फाइल कर दिया और अपने पति के खिलाफ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर भी ले लिया, लेकिन यहाँ एक दिक्कत आ गई और वो दिक्कत थी इस घर की सबसे छोटी बेटी अनीता, क्योंकि वो 18 साल से कम की थी, इसलिए उसका पिता अपनी बेटी से मिलने के लिए कभी भी इस घर में आ सकता था और ऐसा ही हुआ। जैसे ही इधर से ज़हरा ने डाइवोर्स फाइल किया, उधर से जियाउल्लाह ने भी डाइवोर्स फाइल कर दिया और यहाँ कोर्ट की अनुमति के अनुसार जियाउल्लाह अब अपनी छोटी बेटी अनीता से मिलने के लिए इस दूसरे घर में आने लगा। लेकिन इस परिवार को पता था कि ये जो इंसान यहाँ मिलने आ रहा है वो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है। इधर जब भी जियाउल्लाह अपनी बेटी से मिलने के बहाने आता तब अपने परिवार को एक नई धमकी देकर जाता कि तुम सब जल्दी ही इस दुनिया से जाने वाले हो। जिसके बाद इस घर का एकमात्र बेटा यानी कि अरमान पुलिस में अपने पिता के खिलाफ कंप्लेन कराने जाता है
पर पुलिस भी अपने हाथ खड़े कर देती है, क्योंकि कोर्ट ने ही जियाउल्लाह को अपनी बेटी से मिलने की इजाजत दी थी, तो अब पुलिस भी उसे रोक नहीं सकती थी। पुलिस अधिकारियों से अरमान को सिवाय दिलासा के अलावा और कुछ नहीं मिला। पुलिस के हाथ खड़ा कर देने के बाद ज़हरा ये समझ चुकी थी कि अब उसे और उसके बच्चों को उसे खुद ही अपने पति से बचाना पड़ेगा। इसके बाद ज़हरा अपना ये घर भी छोड़ देती है और एक नई जगह पर जाकर रहने लगती है। वो अब हर महीने अपना एड्रेस बदलने लगती है ताकि उसके पति को उसका पता ना लगे। यहाँ तक कि उन लोगों ने अपनी कुछ रातें सड़कों पे सो के बिताई। दोस्तों, अब आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि उनके मन में जियाउल्लाह का कितना खौफ था। ऐसे ही बचते बचाते इन सब का 1 साल निकल जाता है और 1 साल बाद फरवरी 2010 में जियाउल्लाह ने कोर्ट में पिटीशन डाला कि उसे रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर में थोड़ी छूट दी जाए। दोस्तों, यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर में क्या था। ज़हरा ने जो कोर्ट से अपने पति के खिलाफ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लिया था, उसमें ये बात साफ साफ लिखी थी कि उसके पति को अपनी बीवी से एक फिक्स दूरी मेंटेन रखनी है, यानी कि वो अपनी बीवी के पास नहीं आ सकता था। और ये बात भी लिखी थी कि जिस भी पार्टी या फंक्शन में ज़हरा जाएगी वहाँ उसका पति नहीं जा सकता था। अब जब जियाउल्लाह ने रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर के खिलाफ कोर्ट में पिटीशन डाला तो उसे इसमें थोड़ी ढील मिल गई और कोर्ट से यहीं पे गलती हो गई। जो जियाउल्लाह चाह रहा था उसे वो मिल चुका था। इस ऑर्डर के सिर्फ 10 दिन बाद ही, यानी कि 31 मार्च 2010, इस दिन को दोस्तों पर्शियन न्यू ईयर के तौर पे भी जाना जाता है और इस दिन ज़हरा पर्शियन न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए अपने बच्चों के साथ एक पार्टी में आती है। इस पार्टी में इनकी कम्युनिटी के बहुत से लोग आए हुए थे। तभी वहाँ जियाउल्लाह भी पहुँच जाता है। उसे देखकर ज़हरा की बड़ी बेटी अतीना तुरंत भागकर गेट पे खड़े बॉडीगार्ड के पास जाती है और उनसे बोलती है कि इस इंसान को अभी के अभी इस पार्टी से बाहर निकालो, नहीं तो ये हमारे परिवार को मार देगा। बॉडीगार्ड ने अतीना की बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। उसने कहा कि यहाँ 300 लोग हैं, इतने लोगों के सामने कोई किसी को क्यों मारेगा, और अगर मारना ही रहेगा तो अकेले में मारेगा, और वैसे भी हम लोग यहाँ हैं तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कुछ नहीं होने देंगे। इधर अतीना बॉडीगार्ड से मदद मांग ही रही होती है कि उधर जियाउल्लाह जैसे ही अपनी बीवी के पास पहुँचता है वो तुरंत अपने जेब से एक चाकू निकालता है और एक के बाद एक करीब 8 से 10 बार उस चाकू से अपनी बीवी के गले पर वार करता है। जब तक लोगों को कुछ समझ में आता तब तक ज़हरा इस दुनिया से जा चुकी थी। दोस्तों, इसके बाद जियाउल्लाह ने जो किया उसे सुनकर आप और भी चौंक जाएंगे, क्योंकि नॉर्मली कत्ल करने के बाद लोग भाग जाते हैं, पर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता। बल्कि यहाँ तो जियाउल्लाह अपनी बीवी का कत्ल करने के बाद उसकी लाश के बगल में आराम से बैठता है और अपने रुमाल से अपने चश्मे पर लगे ज़हरा के खून को साफ करते हुए बोलता है कि अच्छा हुआ मर गई, अब जाकर मेरे दिल को तसल्ली मिली। जिस समाज के सामने तुमने मेरा अपमान किया, आज मैंने अपने उस अपमान का बदला ले लिया है। जियाउल्लाह वहीं बैठा रहता है जब तक कि वहाँ पुलिस नहीं आ जाती, मानो वो पुलिस का ही इंतजार कर रहा हो। दोस्तों, इसके बाद पुलिस वहाँ आती है और जियाउल्लाह को गिरफ्तार करके वहाँ से ले जाती है। पर अब क्या फायदा, अब तो उसे जो करना था वो कर चुका था। काश पुलिस ने अरमान की बात पर कुछ ही महीने पहले ही जियाउल्लाह को डांट फटकार लगाई होती तो शायद ये दिन इस परिवार को कभी देखना ही नहीं पड़ता। या फिर ये मान ले कि कोर्ट ने अगर रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर में ढील ना दी होती तो ये सब हुआ ही नहीं होता। खैर, कोर्ट में सुनवाई के बाद जियाउल्लाह को 26 साल की कैद की सजा दी जाती है। दोस्तों, मुझे लगता है कि इस इंसान को बहुत कम सजा दी गई। मेरी माने तो कम से कम उम्र कैद की सजा तो होनी ही चाहिए थी। आपका इस केस को लेकर क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका हर एक लाइक इस वीडियो पे की गई हमारी मेहनत को सफल बनाता है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे क्राइम एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शब बखैर।